हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इन केस ऑफ solution containing solute which can dissociate or associate in the solution। हम लोग जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वही है जिसमें सोल्यूट ना तो डिसोसिएट हो और ना ही एसोसिएट हो। मतलब जितने मोल्स आप सोल्यूट का यूज करें उतने ही प्रेजेंट हो सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अगर आपका सोल्यूट डिसोसिएट होता है लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, या फिर आपका सोल्यूट एसोसिएट होता हो मीन्स पॉलीमराइज होता हो, डाइमेराइजेशन 2 मिलकर 1 हो गया, ट्राइमेराइजेशन 3 मिलकर 1 हो गया, टेट्रामेराइजेशन 4 मिलकर 1 हो गया एंड सो ऑन, जिसे आप बोलते हैं पॉलीमराइजेशन और एसोसिएशन। अगर ऐसा हो गया उस कंडीशन में भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा नॉन आइडियल। तो एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट डिसोसिएट हो या फिर एसोसिएट हो। ठीक है, बिल्कुल। तो हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अगर आपका सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, फॉर डिसोसिएशन लाइक आप लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड, ये देखो डिसोसिएट हो गया लाइक दिस, 1 मोल हमने यूज किया और यहां वो बन गया 2 मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए। अब इससे क्या होगा? अगर ये डबल हो गया नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप कैलकुलेट करोगे उन सब का वैल्यू क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर आपका ये सोल्यूट 100% डिसोसिएट हुआ है तो, अगर ये पार्शियली हुआ है डिसोसिएट तब भी ये वैल्यू बढ़ेगा, 2 टाइम्स नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो ये पक्का है कि अगर आपका सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? जितनी होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन, अगर ये होता तो उससे ज्यादा हो जाएगा। और अगर इसका हम ऑपोजिट केस लें, फॉर एसोसिएशन, डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, जैसे मान लो कि तुमने लिया है एसिटिक एसिड 2 मोल्स इन बेंजीन सॉल्वेंट, आप पाओगे कि एसिटिक एसिड डाइमेराइज हो गया, ये 2 मिलकर 1 हो गया, दिस इज कॉल्ड डाइमेराइजेशन। तो इस केस में आप देख रहे हो 2 मोल्स हमने लिया सोल्यूट और सॉल्यूशन के अंदर वो कितना हो गया? 1 मोल, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हाफ हो गया। अगर ये 100% एसोसिएट हो रहा है, डाइमेराइज हो रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधे हो गए, हाफ। तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप कैलकुलेट करोगे वो सब एक्चुअल वैल्यू के आधे हो जाएंगे। अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होता तो जितना होता उसे बोलेंगे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका आपको आधा मिलेगा, इसे बोलेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको मिलेगी
आइडियल से ज़्यादा या आइडियल से कम, उसे बोलेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑलराइट, जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसे हम ऐसे दिखाते हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने शॉर्ट में लिखा है CP फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर डिसोसिएशन, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये आइडियल होता तो कितना होता, उसमें इनटू कर देंगे n। यहां n क्या हो गया, यहां n हो गया नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स या आयंस पर सोल्यूट पार्टिकल। जो वैल्यू ऑफ n है वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपका सोल्यूट कितने आयंस में आयनाइज हुआ है। जैसे कि मान लो आपका सोल्यूट MgCl2 है, ये इस तरह से आयनाइज होगा Mg2 + 2Cl-। आप देखो ये एक मॉलिक्यूल है सोल्यूट का, और ये कितने मॉलिक्यूल्स में हुआ है आयनाइज, 3 मॉलिक्यूल्स में, 3 आयंस में, एक आयन मैग्नीशियम आयन का और 2 आयंस क्लोराइड आयन के, बैलेंस करने के बाद। तो n कितना हो गया आपके लिए 3। समझ में आ गई? इस तरह से आप n निकालोगे और n यहां पुट कर दोगे, आपको मिल जाएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिसोसिएशन। जब लोगे आप एसोसिएशन, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसे डिवाइड कर दोगे आप n से। नॉर्मल बाय n, इस केस में n क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएटेड फॉर डाइमेराइजेशन, n आप लेंगे 2, मतलब 2 मिलकर 1 हो गया। ऐसे ही आप लेंगे फॉर ट्राइमेराइजेशन, n आपका हो गया 3। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि आपका सोल्यूट क्या हुआ है, डाइमेराइज हुआ है या ट्राइमेराइज हुआ है। ऐसा अगर होगा टेट्रामेराइजेशन तो आप n ले लेंगे 4, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। आई बात समझ मेरी? ये आपका हो गया एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। ऑलराइट, जब आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल लिया तो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितने भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबने हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाला है। इन दिस केस जब आपका सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो आप निकालेंगे वो भी क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल, है ना। तो इस केस में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट वो नहीं आएगा जो एक्चुअली होना चाहिए, आपको एबनॉर्मल आएगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट जो इसी से रिलेटेड टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट M2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू colligative property। And colligative property is directly proportional to number of solute
particles. That means molecular mass of solute is inversely proportional to number of solute particles. मतलब क्या हुआ कि in case of dissociation of solute, जहां number of particles आपके बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएगा तो molecular mass घट जाएगा. And in case of association of solute, जहां number of solute particles घट जाएंगे, ये घट जाएगा तो molecular mass क्या होगा? बढ़ जाएगा. जितने टाइम्स नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आपका बढ़ेगा उतने टाइम्स मॉलिक्यूलर मास घटेगा, और जितने टाइम्स सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर घटेंगे उतने टाइम्स मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा. तो जो मॉलिक्यूलर मास आपको इस केस में आएगा उसे बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. ऑलराइट, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों टर्म यूज होंगे फॉर द सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट होगा. ऑलराइट, अब सवाल यह है कि जब सोल्यूट आपका डिसोसिएट एसोसिएट हो गया, सब कुछ एबनॉर्मल हो गया, तो फिर जितना पीछे हम लोग पढ़े हैं रिलेशन, रॉड्स लॉ, फॉर्मूला जितने पढ़े हैं हम लोग, वो सब अप्लाई नहीं होंगे. तो इस केस में फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है, हमें उन सब रिलेशंस को यूज करने के लिए एक मैथमेटिकल फैक्टर यूज करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं वान हॉफ्स फैक्टर. वान हॉफ फैक्टर, सिंबल इसका लेते हैं स्मॉल आई. वान हॉफ फैक्टर एक्चुअली मैथमेटिकल फैक्टर है. ये एक ऐसा फैक्टर है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पेपर पे आइडियल बनाएंगे. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो सॉल्यूशन तो हो गया नॉन आइडियल, लेकिन मैथमेटिकली हम उसे पेपर पे आइडियल बनाकर और तब उन सब फॉर्मूला का रिलेशन का यूज करेंगे. तो वाट ऑफ फैक्टर आई को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से. आई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन divide by number of solute particles before dissociation और एसोसिएशन. मतलब जितना आपने इनिशियली लिया था शुरू में और उसमें से कितना बच गया आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, दिस इज आई. तो आई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये हो गया आपका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और आप जानते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा नॉर्मल molecular mass divided by abnormal molecular mass. इस तरह से हम लोग I निकाल लेंगे और उसके बाद इस I का हम लोग यूज कर लेंगे उन सब रिलेशंस के साथ जो पीछे सीखे हैं. तो हम लोगों ने क्या सीखा है? फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका है रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2 होता है. वो होता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन.
इस केस में हम लिख देंगे I इंटू Chi2। अब ये हो गया नॉन आइडियल के लिए। सेकेंड आपने सीखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB ये हो जाएगा I इंटू KB इंटू M, या KB हो गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, M हो गया मोलैलिटी। सिमिलरली उन्होंने सीखा है थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF I इंटू KF इंटू M। KF हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड M मोलैलिटी। एंड फोर्थ हम लोगों ने सीखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई I इंटू R इंटू C इंटू T। यहां R आपका हो गया सोल्यूशन कांस्टेंट, C हो गया मोलैरिटी कंसंट्रेशन मोलैरिटी, एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब ये हम लोग रिलेशन यूज करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में आपको रहेगा सोल्यूट का डिसोसिएशन एसोसिएशन, तो फिर हमें I के साथ यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। ऑलराइट, अब देखो जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में जो सोल्यूट आपका है वो डिसोसिएट या एसोसिएट होगा पार्शियल, 100% जनरली होता नहीं है कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट एसोसिएशन, पार्शियल होगा। तो उस केस में आपको I निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए want of factor I for partial dissociation और association। तो for dissociation आप I निकालोगे इस फॉर्मूले से 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। n का मीनिंग समझ गए, n हो गया नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस और अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जनरली क्वेश्चन में आपको जो अल्फा है वो परसेंट में दिया रहेगा, मतलब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया रहेगा। उस परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में बदलना पड़ेगा, परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा परसेंटेज में उसे आप 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे कि सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 75% डिसोसिएशन, तो आप क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे 75 अपॉन 100 मीन्स 0.75। तो अल्फा ऑलवेज आपको फ्रैक्शन में होता है, आप जानते ही हो। क्वेश्चन में रहेगा दिया हुआ परसेंटेज में, हमें उसको क्या करना है, ले आना है डेसिमल। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर I इफ कैल्शियम सल्फेट dissociates to the extent of 80%। तब देखिए कैल्शियम सल्फेट होता है आयनाइज इस तरह से, कैल्शियम 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, तो N कितना हो गया, 2 हो गया। अल्फा देखिए 80% है मीन्स 80/100 तो 0.8 हो गया। तो आप I निकाल लीजिए 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 0.8।
तो 1 प्लस ये हो गया 0.8 मीन्स 1.8. ऑलराइट, दिस इज अल्फा. ये आपका हो गया आई, सॉरी, वांट ऑफ फैक्टर आई. ठीक है ना. सिमिलरली फॉर एसोसिएशन जब आई निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ेगा. बस यहां पर इसको 1/n कर देंगे. n का मीनिंग यहां पर हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन. आप जानते हो कि फॉर डायमेराइजेशन n लेंगे आप 2, फॉर ट्राइमेराइजेशन n लेंगे 3, है ना. ऐसे इस तरह से आप वैल्यू पुट कर देंगे उसको. इससे निकल जाएगा आपको वैल्यू ऑफ आई इन केस ऑफ पार्शियल एसोसिएशन. याद रखना है एक चीज कि फॉर डिसोसिएशन जो आपका आई है वो ऑलवेज 1 से ग्रेटर आएगा. फॉर एसोसिएशन आई लेस देन 1 आएगा. एंड फॉर 100% या जिसे आप बोलते हो कंप्लीट डिसोसिएशन और एसोसिएशन आप अल्फा लोगे 1. अल्फा 1 मीन्स 100/100. तो जब भी क्वेश्चन में आपको रहेगा कंप्लीट डिसोसिएशन एसोसिएशन तो फिर अल्फा यहां 1 ले लेंगे, चाहे वो डिसोसिएशन केस हो या फिर एसोसिएशन. ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग आई निकालेंगे और फिर इन आई को पुट कर देंगे अपने फॉर्मूला के साथ. इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे. ओके, तो ये आपका हो गया वांट ऑफ फैक्टर, उसका एप्लीकेशन. और इसी के साथ आपका सॉल्यूशन चैप्टर भी खत्म हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. थैंक यू.